नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द वार बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। एनआरसी के अध्यक्ष प्रतीक हजेला को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जो हजेला के मीडिया में बयान आए हैं उस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये कैसे कह दिया कि रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए फ्रेश डॉक्यूमेंट देने होंगे, या आप ये कहने वाले कौन होते हैं कि काफ़ी मौके दिए जाएंगे। आपका काम एनआरसी तैयार करना है, ना कि मीडिया को ब्रीफ करना। तो जो प्रतीक हजेला के मीडिया में स्टेटमेंट आए थे उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई शुरू की है और इस बयानों पे नाराजगी भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने हजेला से पूछा कि आप बताएं, आपको कोर्ट की अवमानना के लिए क्यों न जेल भेजा जाए, और साथ ही में हजेला व रजिस्ट्रार जनरल को कहा कि भविष्य में सतर्क रहें और कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही काम करें। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में सुनवाई 16 अगस्त को होनी है। केंद्र सरकार इसके लिए एसओपी दाखिल करेगी, लेकिन जो प्रोसेस, कागजात, पेपर्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट को तय करने हैं उसके बारे में हजेला ने पहले ही इंटरव्यू दे दिए, जो कि पूरी तरह से अदालत की अवमानना का केस है। पहले बिहार के मुजफ्फरपुर के एक बालिका गृह में इतनी सारी लड़कियों के साथ बलात्कार का मामला, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक आश्रय गृह में यौन उत्पीड़न के मामले सामने आने के बाद जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आश्रय गृहों में नाबालिग लड़कियों के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, उसके कई और मामले हो सकते हैं जिनके खुलासे होने की ज़रूरत है। राज्यों से उन्होंने अनुरोध किया कि एनजीओ द्वारा जो बच्चों के उत्पीड़न है, चाइल्ड अब्यूज़ हैं, उनको रोकने के लिए एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 सालों से सांसदों को मैं अनुरोध कर रही हूँ कि वे अपने इलाकों के जो आश्रय गृह हैं उनका दौरा करें। हमने एक एनजीओ से आश्रय गृहों का ऑडिट कराया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं पाया है। इसका मतलब है कि उन्होंने इसे व्यापक तरीके से नहीं किया है। तो ये जो नाबालिग लड़कियों के साथ एक तरह का यौन शोषण का मामला पहली बार सामने आया जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की कोशिश टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया और अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौंपी। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि इस बालिका गृह की कई लड़कियों ने यौन उत्पीड़न वगैरह की शिकायतें की हैं। उसके बाद इनमें से कई लड़कियों की बलात्कार की पुष्टि हुई। ज़्यादातर लड़कियां 7 से 13 साल की हैं और कई लड़कियों की मीडिया सूत्रों के मुताबिक गर्भवती होने की भी जो खबरें आई थीं। और ये भी बताया गया था इन लड़कियों को नशीली दवा दी जाती थी, और पुलिस ने छापा मार के इस बालिका गृह के ऊपर एक कमरे से 63 दवाएँ भी बरामद की थीं। तो इसके बाद देवरिया का मामला आया जिसमें 24 लड़कियों को बचाया गया। जब एक बच्ची भागकर फिर वो महिला थाने गई और उसे अपनी आपबीती सुनाई, और उसमें फिर छापेमारी करके 24 लड़कियों को बचाया गया। 18 बच्चियां लापता हैं, इस तरह की खबरें आईं। अब इसके बाद देवरिया के मामले में अगर हम देखें तो सीबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में ये जो अवैध आश्रय गृह के संचालन और प्रबंधन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दायर की थी। उन्होंने जो अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो जिलाधिकारी हैं उनको हटा दिया गया है। घटना के लिए उच्च स्तरीय जांच का प्रबंध किया गया है। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों ने बताया है कि 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश में पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे आश्रय गृह की सिर्फ इकोनॉमिक इरेगुलरिटीज़ पर, वित्तीय अनियमितताओं पर जांच की गई थी। सीबीआई की सफाई में ये कहा गया है कि जो देवरिया आश्रय स्थल की छानबीन नहीं की गई थी, बस वित्तीय घपलों की ही जांच की गई। अब डीसीडब्ल्यू ने मुजफ्फरपुर और देवरिया में ये जो यौन शोषण के, बलात्कार के मामले सामने आए हैं, अब उसके बाद दिल्ली के सभी आश्रय गृहों के लिए एक डिटेल्ड सोशल इवैल्यूएशन के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है इस कमेटी को 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। तो ये कमेटी जो बनाई गई है इसमें एकेडमिक स्कॉलर्स, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, हेल्थ एक्सपर्ट, इन सब को ही शामिल किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ ने आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के जज के पद की शपथ ली। उन्होंने वरिष्ठता के क्रम में 30वें नंबर पर उनको शपथ दिलाई गई। तो गौरतलब है पहले इनकी नियुक्ति को लेकर एक लंबा विवाद चला। एक तरह से न्यायपालिका और कार्यपालिका, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक टकराव की स्थिति काफ़ी समय से बनी हुई थी इनकी नियुक्ति को लेकर। ये जो टकराव था वो कुछ समय के लिए ठंडा ही पड़ा था कि उसके बाद वरिष्ठता को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बहरहाल अभी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ सीनियर जजेस हैं उन्होंने के.एम. जोसेफ की वरिष्ठता को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह को टाल देना चाहिए, और उनका तर्क था क्योंकि कॉलेजियम ने सबसे पहले
पहले जोसेफ के नाम की सिफारिश की थी, इसलिए उन्हें पहले नंबर पर रखा जाना चाहिए। बहरहाल केंद्र सरकार ने केएम जोसेफ की वरिष्ठता को लेकर जो भी आपत्तियां थी उन्हें खारिज कर दिया है। और सूत्रों के मुताबिक अगर देखें तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि सरकार ने तीनों जज की नियुक्ति में नोटिफिकेशन जारी करने के समय उनकी वरिष्ठता पर ध्यान दिया है, और ये जो प्रोसेस है वो एक तरह से वैध, लेजिटिमेट, ट्रांसपेरेंट और जो कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, पारंपरिक तरीका है वैसे ही किया गया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आपराधिक गतिविधियों से, क्रिमिनल एक्टिविटीज से कोई भी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी जुड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है कि 108 फीट ऊंची हनुमान की जो मूर्ति है उसको शहर में एक पब्लिक स्पेस में, एक सार्वजनिक भूमि पर बनाने की अनुमति दी गई है। तो अदालत दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में जो 108 फीट की हनुमान की प्रतिमा है उसके निर्माण पर, उसके अवैध निर्माण पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पहले सीबीआई को ये जांच करने के लिए निर्देश दिया था कि किस तरह से करोल बाग जैसे क्षेत्र में एक सार्वजनिक भूमि पर 108 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा बनाने की अनुमति दी गई। अदालत ने एजेंसी को ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए और जो भी लोग कानून तोड़ने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अभी अदालत ने डीडीए से एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा और मामले की अगली सुनवाई अब सितंबर में होनी है। बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ जेएनयू ने वहां के कुलपति, वाइस चांसलर पर लोकतांत्रिक ढांचे को, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के साथ साथ एक कैंपस का सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन करने का आरोप लगाया है। और साथ ही में तो जेएनयू में जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी कल होने वाली है, 8 अगस्त को होने वाली है, उसका बहिष्कार करने को कहा है, उसे बॉयकॉट करने का आह्वान किया है। जेएनयू इसी कार्यक्रम के पैरेलल एक कार्यक्रम करेगा और साथ ही में ये जो दीक्षांत समारोह है, कॉन्वोकेशन सेरेमनी है, वो अपने पहले दीक्षांत समारोह के 46 साल बाद जेएनयू में ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रही है डिग्री देने के लिए। तो जो नीति आयोग के मेंबर हैं और वैज्ञानिक हैं, वीके सारस्वत चीफ गेस्ट होंगे और वो पीएचडी डिग्री भी लोगों को देंगे। इसमें साथ ही में जितने भी स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, डीन, चेयरपर्सन, सुपरवाइजर्स, इनमें जो भी पुरुष हैं उनको सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनने के लिए, और जो महिलाएं हैं उनको सफ़ेद साड़ी बॉर्डर के साथ या फिर सफ़ेद कुर्ता पैजामा और चूड़ीदार पैजामा पहनने के लिए अनिवार्य किया गया है। तो जेएनयू ने अपने बयान में कहा कि जो वीसी हैं, कुलपति हैं और उनके राजनीतिक आका हैं, उन्होंने पूरी तरह से रिसर्च में सीट कट किया, फंड कट किया, जीएस कैश को पूरी तरह से ख़त्म किया, डिप्रिवेशन पॉइंट को ख़त्म किया, स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट को टारगेट किया, फ़ाइन लगाए। इसीलिए उन्होंने जो हर कदम उठाया है एक तरह से विश्वविद्यालय की जो पहचान है उसे ख़त्म करने का, इसीलिए हम इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। इस तरह का जेएनयू का बयान सामने आया है और उन्होंने इस दीक्षांत समारोह को डिग्री वितरण के नाम पर तस्वीरें खिंचवाने का कार्यक्रम भी बताया है। तो जेएनयू इस कार्यक्रम के पैरेलल में जो कार्यक्रम चलाएगा उसमें हिस्टोरियंस, हर्बन्स मुखिया, एक सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन और जो पूर्व जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये सब लोग शामिल होंगे। बहरहाल इन खबरों को जाकर आप द वायर की अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू की वेबसाइट्स पे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं सृष्टि द वायर बुलेटिन में आज द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।